साल 1812 25 में सुबह 11:30 बजे अचानक ब्रिटेन की जमीन कांप उठी। सब लोग घर से बाहर निकले तो देखे ये कोई अर्थक्वेक नहीं था। काले बादल आसमान में राज कर रहे थे और सबकी आंखों में पानी था। यह असल में एक एक्सप्लोजन था जो इतिहास के पन्नों में फेलिंग माइन डिजास्टर नाम से मशहूर है। इस एक्सप्लोजन में 92 वर्कर्स अपनी जान गंवा बैठे, जिसमें 7-8 साल के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। जिनकी फैमिली थी उनके लिए रोने वाले लोग थे और बाकी कुछ लोग थे जो अपनी फैमिली को लेके ही। ऐसी बहुत सारी बॉडीज थी जो उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद भी मिला ही नहीं। और 8 जुलाई से 19 सितंबर तक ये एक ऐसा ट्रॉमेटिक टाइम पीरियड था। हर रोज उन माँ बहनों को जाना पड़ता अपने हस्बैंड, सॉन और ब्रदर के डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। और इस पूरे हॉरिबल इंसिडेंट का कॉज था एक सिंपल कैंडल। हाँ, उस टाइम पे यही होता था। अचानक किसी दिन माइन में लीथल गैस फैल जाती, मोस्टली मीथेन, और हर दिन की तरह माइनर्स माइन में काम करने को घुसते। उन्हें पता नहीं होती कि अंदर गैसेस है और इससे पहले उन्हें कुछ पता होती, एक्सप्लोजन हो जाती और फिर हम जैसे यूट्यूबर्स को डॉक्यूमेंट्री कवर करने के लिए स्टोरी मिल जाती। आज का वीडियो मेरे चैनल के बाकी वीडियो से थोड़ा सा अलग होने वाला है, तो ऐसी कंटेंट अगर आपको और चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बोल देना। वो उस टाइम पे सबसे पहली और सबसे बड़ी माइन डिजास्टर मानी जाती है और इसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। माइनिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी थी जिसे सॉल्व करना नेसेसिटी बन चुकी थी। एक माइन में बहुत तरीके की फ्लेमेबल गैस हो सकती है, जैसे कि मीथेन। अगर कोई कैंडल इसे इग्नाइट करे तो धमाका हो सकता है। ये उस टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्व होना बहुत जरूरी था। तो इसी चीज को मैं अगर और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो एक तरफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ माइनिंग इंडस्ट्री के लोग हंस रहे थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम माइनिंग इंडस्ट्री बहुत प्रॉफिट कर रही थी और उन्हें ऐसे छोटे मोटे 1-2 माइन एक्सप्लोजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस पैसे कमाने से मतलब था। एक जान की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इस इंसिडेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। थॉमस एडिसन, जिसने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब की खोज की, वो भी 1879 में। लेकिन यही इलेक्ट्रिक बल्ब अगर माइनस के पास होता तो क्या एक्सप्लोजन होता, कहना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट सेफ्टी बढ़ जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट होने में दशकों बाकी थे। लेकिन क्या इससे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं थे? और आंसर है जरूर थे। इनसे मिलिए, हो सकता है पहली बार मिल रहे। ये है हम्फ्री डेवी। इन्होंने साल 1809 में ऑफिशियली एक इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट कर दी थी। इसका नाम था आर्क लैम्प। लेकिन अब सवाल नहीं आता, अगर आर्क लैम्प इन्वेंट हो चुका था तो माइनिंग में ये क्यों नहीं यूज किया जाता था और इसके बदले कैंडल क्यों यूज किया जाता था, जबकि ये कैंडल से काफी ज्यादा सेफ है? इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसमें सेफ्टी तो थी लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव था। ये नॉर्मली दूसरी इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता था जहाँ पर 24 घंटे लाइट की आवश्यकता थी और इसका लाइट बहुत ब्राइट था और हीट भी बहुत ज्यादा था। तो अंडरग्राउंड में अगर ये लाइट जलाया जाएगा तो कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर सकेगा। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, सब माइन से बाहर आ जाएंगे। तो सेफ्टी होने के बावजूद यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो डिजास्टर के बाद जॉर्डी लैम्प और डेवी लैम्प से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गया। अगर बात करें डेवी लैम्प की तो इसे भी इन्वेंट किया गया सर हम्फ्री डेवी के द्वारा। ये एक गोल्ड का केज होता है जिसके अंदर कैंडल को रखा जाता है और जब ये गैस केज के अंदर जाती है, कैंडल से ये इग्नाइट तो होती है पर फ्लेम बाहर नहीं निकलती। ये एक जीनियस आइडिया था जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पाया? डेवी लैम्प की इन्वेंट होने के बाद ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ, या फिर हम कह सकते हैं इसे पॉपुलर होने नहीं दिया गया। लोग जानते ही नहीं थे इसके बारे में, उनको बताया नहीं गया। इसके अलावा 2-3 रीजंस ऐसे थे जिसकी वजह से ये कभी पॉपुलर नहीं हुआ। नियर 1800 में माइनिंग इंडस्ट्री करप्टेड थी। उनको बस कुछ माइनर्स के जान की नहीं पड़ी थी, उनको बस पैसा कमाना था। वो 10-10 साल के बच्चों को लेके काम करवाते थे। कुछ एक्सेप्शनल केस में 7-8 साल के बच्चों को लेके भी काम करवाते थे। तब चाइल्ड लेबर कॉमन था, यहाँ तक कि लड़कियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। छोटी छोटी लड़कियां और पैसों की तंगी से परेशान औरतों से ये लोग काम करवाते। इसके अलावा भी जो लैम्प था वो गोल्ड का बना था और कोई भी कंपनी इस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, जिस वजह से ये प्रोडक्ट ज्यादा जगह पर दिखाई नहीं देती थी। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट सच में इतना कैपेबल था कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए? साल 1812 में हुए इंसिडेंट के बाद 1813 में फिर से एक माइन एक्सप्लोजन हुआ इसी माइन में। इस बार 9 लोग, 13 बच्चे और 12 घोड़ा मारा गया, जिसके 2 साल के बाद डेवी लैम्प इन्वेंट हुआ। इस लैम्प के आने से ज्यादा कुछ नहीं बदला, बट थोड़ी बहुत सेफ्टी बढ़ चुकी थी। और पहली बार मैं कुछ अच्छा बोलने जा रहा हूँ। सब कुछ बुरा नहीं था, कुछ अच्छा भी हो रहा था। इसमें एक चीज अच्छा हो रही थी, माइनिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और ये कंपनी के टॉप में रह रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन माइनर्स के लिए यही चीज बहुत बुरी थी। कंपनी जितनी बड़ी हो रही थी, इसके टॉप में बैठे लोग और भी ग्रीडी हो रहे थे। कोल माइनिंग के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। वर्कर्स को ओवर टाइम काम करना पड़ता,
चाइल्ड लेबर बढ़ने लगी थी और कंपनी उनसे रोज 15-16 घंटे काम करवाते थे। 1841 में पूरे यूके में टोटल 2 लाख से भी ज्यादा वर्कर्स हायर किया गया कोल माइनिंग के लिए, जिनमें 2000 से ज्यादा फीमेल एम्प्लॉय थी। इन सब से 15-15 घंटे काम करवा के फिर भी इन्हें लोगों की कमी महसूस होती। मेल वर्कर्स माइन में अंडरग्राउंड काम करते थे, लेकिन फीमेल वर्कर्स हमेशा माइन के ऊपर काम करते थे। और यही चीज अच्छी थी, ये चीज मेंटेन किया जाता था जब तक ऊपर से माइन इंस्पेक्टर चला ना जाए। इंस्पेक्टर का विजिट खत्म हो जाता और फीमेल माइनर्स को वापस से माइन में भेज दिया जाता अंडरग्राउंड। जो भी लड़कियां औरतें माइन में काम कर रही थी उनको कंपैरेटिवली कम चार्ज किया जाता। वो लोग भी मेनली अपना पेट चलाने के लिए आते थे, तो उनको थोड़ा बहुत पैसे देके काम करवाना कोई बड़ी बात भी नहीं था। प्रोफेशंस बहुत लिमिटेड थे और माइनिंग एक ऑप्शन था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं कुछ दिनों से अपना चैनल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियोस में 1000 से ज्यादा व्यूज आ नहीं रहे हैं। इसका 2 रीजन है, जिनमें से एक मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और दूसरा है एक ऑब्वियस रीजन, मैं टाइम पे वीडियो नहीं दे पाता और इससे मुझे 2 प्रॉब्लम को एक साथ फेस करना पड़ता है। जिसमें सेकंड प्रॉब्लम है यूट्यूब मेरा रीच गिरा देता है बिकॉज आई एम इनकंसिस्टेंट, और पहला प्रॉब्लम है लोग मुझे भूल जाते हैं। सैड बट रियल। एक तरीके से देखा जाए तो इसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैं हमेशा मेरे थंबनेल्स वगैरह में चेंजेस लाता रहता हूँ, तो लोग मुझे पहचान नहीं पाते। तो मैं इस वीडियो में एक चीज चाहूंगा, आप इस वीडियो में 20 लाइक कर दीजिएगा। जो हो सकता है मैं वही बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता और मुझे पता है तुम लोग कर सकते हो। यूट्यूब के साथ मेरा एक कोल्ड वॉर चल रही है और मुझे नहीं पता ये कब खत्म होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम टॉपिक में वापस आ ही सकते हैं। जो भी करप्शन माइनिंग इंडस्ट्री पे चल रही थी, इसे रिफॉर्म करना बहुत जरूरी हो गया था। इसी के बीच एक दर्दनाक हादसा हो जाता है। 26 बच्चे जिनकी उम्र 7 से 17 के बीच में होगा, वो सब एक के बाद एक साथ खत्म हो गए। तो ये बात है जुलाई 4, 1838, जब हेवी रेनफॉल हुआ था। माइन के शाफ्ट में बहुत सारा पानी घुस गया था। बात हो रही है हस्कर पीट कोल माइन की। हस्कर पीट डिजास्टर 1838। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन ये इंसिडेंट अननेसेसरी नहीं है, इसे रखने का एक पॉइंट है। तो करप्शन बहुत बढ़ गई थी और सेफ्टी का तो नामो निशान नहीं था। ऐसी हालत में एक रिफॉर्मेशन सच में बहुत जरूरी हो गया था और ये आया भी। इसे दुनिया का सबसे पहला माइन एक्ट माना जाता है। माइन्स एंड कोलियरीज एक्ट 1842 के तहत आप फीमेल जेंडर को अंडरग्राउंड काम नहीं करवा सकते, एज कुछ भी हो। इसके अलावा 10 साल के नीचे किसी भी लड़के से अंडरग्राउंड माइनिंग नहीं करवा सकते। साउंड्स गुड राइट? एक 10 साल का बच्चा माइनिंग करेगा। 15 साल के कम उम्र वाले बच्चे भारी भरकम मशीन नहीं चला सकते। अगर एज 13 साल से कम है तो 6.5 घंटे हर दिन काम करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें और जो 13 साल से ऊपर है उन्हें 12 घंटा काम करना पड़ता। और शायद 18 साल से जो ऊपर है उनका टाइम फिक्स था। ये मुझे कहीं पर लिखा हुआ तो नहीं मिला, बट रिसर्च करते करते मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तुम्हें। इस टाइम के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और जो स्कूल जाते भी थे वो लोग भी स्कूल छोड़ देते थे और यहाँ के काम करते थे। बहुत सारे स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल छोड़ दिए थे। अगेन कोई डेटा नहीं है, बट बेसिकली स्कूल छोड़ दिए थे। गरीबी इतनी थी, हर रोज सिर्फ अपना पेट भरने के लिए इन्हें जंग लड़ना पड़ता। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके काम पे जाते थे और जो अनाथ थे उनकी हालत तो और भी खराब थी। उनसे दिन में 12-12 घंटे फ्री में काम करवाया जाता था या फिर बहुत ही कम चार्ज किया जाता था, ताकि किसी तरह उनका गुजारा निकल जाए। मैं बहुत ही ध्यान रख रहा हुआ ताकि सुनने में थोड़ा ठीक ठाक लगे। या तो मैं ये कह देता कि वो लोग सिर्फ अपना खाना ही खा पाते थे और कभी कभार वो भी नसीब नहीं होता। और इन सब के बीच ऐसी कुछ कंपनीज भी थी जो ऑर्फन बच्चों को फ्री में खाना खिला रहे थे, लेकिन उसके बदले वो 15-16 घंटे काम भी करवाते थे। उनके साथ जो भी हो रहा था बहुत बुरा हो रहा था और उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं था। उनके पास अपना कोई सपना नहीं था। जिंदा रहना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी।
और जिन बच्चों की फैमिली थी उनको एक अडल्ट वुमेन से भी कम चार्ज किया जाता। जब 1842 में माइन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, करप्शन और भी बढ़ गई थी। सभी लूप होल ढूंढने में बिजी हो गए थे। और इस माइन एक्ट के पीछे 1838 का जो पानी वाला इंसिडेंट मैंने बताया, उसका भी काफी इन्फ्लुएंस था। उस इंसिडेंट में 10 साल के नीचे बहुत सारे बच्चे खत्म हो गए थे। ऐसे में 2 साल के बाद एक और एक्ट लागू किया गया, फैक्ट्री एक्ट 1844। इसके तहत जो भी फैक्ट्रीज, माइंस या कोलियरीज में काम करते थे उनके लिए वर्किंग आवर्स 12 घंटे का लिमिट कर दिया गया। उसके बाद 10 आवर्स एक्ट आया 1847 में। इसके मुताबिक आप बच्चों और औरतों से 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते। इनका जो बोर्ड था, यहाँ पर अब नए लोग आ चुके थे और सिचुएशन थोड़ा बहुत ही अंडर कंट्रोल था। लेकिन हम एक्चुअली बात कर रहे थे डेविल लैम्प की। क्या उस चीज से माइन एक्सप्लोजन कम हुआ? और जवाब है क्रेसफोर्ट कोलियरी एक्सप्लोजन 1934, हास्वेल कोलियरी एक्सप्लोजन 1844, एक बार फिर से तीसरी बार के लिए फेलिंग माइन डिजास्टर 1847, 1862 दी हार्टले कोलियरी डिजास्टर, 1866 दी वॉकस कोलियरी एक्सप्लोजन, 1880 दी सहम कोलियरी एक्सप्लोजन, और इसके अलावा व्हाइट हेवन एक्सप्लोजन बहुत सारे हैं। इस लिस्ट से हमें माइन एक्सप्लोजन और उसके कॉजेस के बारे में पता चलता है। और इसी एरा में ही थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट कर दिया था, जो कि फ्यूचर में जाके माइनर्स के बहुत काम आने वाला था। एक्चुअली काम आने वाला था। ये डेविल लैम्प की तरह कोई साइंस प्रोजेक्ट नहीं था। और यहाँ पर ही मैं अपना वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सच बताऊँ तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं पूरा भीग चुका हूँ पसीने से, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे बहुत खुशी भी हो रही है क्योंकि फाइनली मैं इस वीडियो को बना पाया। और ये मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि ये वीडियो मेरे चैनल के एकमात्र ऐसे वीडियो है जो कहीं से भी कॉपीड नहीं है। सॉरी, वो एनर्जी जरा खोसा गया। सो एक आखिरी बार के लिए आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना। एम करते हैं 20 लाइक्स के लिए। मुझे पता है आप लोग कर सकते हो और मुझसे बोला नहीं जा रहा। आप वीडियो को यहाँ पर खत्म कर देते और सब्सक्राइब अपने हिसाब से करना।